दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज कुछ नई बातें सीखते हैं। आज की वीडियो हम बना रहे हैं विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं आत्मकथा को लेकर के। आत्मकथा हिंदी साहित्य में एक उभरता हुआ विषय है। विशेष रूप से अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अकादमिक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थ, परिभाषा, विशेषता, तत्व, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में और अन्य जगहों के पाठ्यक्रमों में भी आत्मकथा शामिल है। विशेष रूप से राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रमों में ये शामिल है, बीए तृतीय वर्ष के। तो आइए हम शुरू करते हैं आत्मकथा। अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, तत्व। आत्मकथा के लिए अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी शब्द प्रचलित है। जब लेखक स्वयं के जीवन का क्रमिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा में स्वयं की अनुभूति होती है। इसमें लेखक उन तमाम बातों का विवरण देता है जो बातें उसके जीवन में घटी होती हैं। आत्मकथा में लेखक अपने अंतर जगत को बहिर्जगत के सामने प्रस्तुत करता है। इसमें आत्मविश्लेषण होता है, अर्थात लेखक के जीवन में जो भी कुछ घटता है वो अपनी ईमानदारी से उसे आम जन के समक्ष लेके आता है। अब उसे कितना लेके आता है ये उसके ऊपर निर्भर है। और आत्मविश्लेषण होता है का मतलब ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, लेखक जो कुछ कर रहा है वो लिख रहा है, तो वो सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है, ये उसका आत्मविश्लेषण है, परीक्षण है, एक तरह से उसकी ईमानदारी है। कई बार क्या है कि आप गलत करते हो लेकिन उसको छुपा देते हो और सही सही का वर्णन करते हो, तो ये एक तरह से प्रमाणित, प्रभावी और सही आत्मकथा के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। हिंदी साहित्य में आत्मकथा एक अपेक्षाकृत आधुनिक विधा है, यानी कि ऐसी विधा जो बहुत ही कम लिखी गई है और बहुत बाद में प्रचलित हुई। आत्मकथा सत्य पर आधारित होती है क्योंकि लेखक उसमें अपने दोषों को भी निर्ममता से उजागर करता है। हालांकि कौन कितना अपने दोषों को उजागर करता है ये बात तो लेखक की ईमानदारी पर ही निर्भर करती है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के बारे में लिखता है तथा समाज के सामने स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करता है, जिससे समाज उसके जीवन के पहलुओं से परिचित होता है। आत्मकथा विधा के कई पर्यायवाची नाम भी मिलते हैं। आत्मकथा को परिभाषित करने से पहले हमको इस शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ को जान लेना चाहिए। आत्म, यह शब्द आत्मन शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ लिया जाता है स्वयं का। आत्मचरित, आत्मकथा, आत्मकथन, इन शब्दों का सामान्यतः एक ही अर्थ लिया जाता है। कई बार इसके पर्यायवाची शब्द इसका अर्थ भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए आप ये बात ध्यान रखें। अंग्रेजी की ऑटोबायोग्राफी को ही हिंदी में आत्मकथा या आत्मवृत्त कहा जाता है। स्वयं द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र, जीवनी, आप बीती, आत्मकहानी आदि। आत्मकथा की अवधारणा पर अनेक विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं। इन विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो आत्मकथाकार होता है वह अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं, मानवीय अनुभूतियों, भावों, विचारों तथा कार्यकलापों को निष्पक्षता एवं स्पष्टता से आत्मकथा में समाहित करता है। इसमें उसके जीवन की उचित एवं अनुचित घटनाओं का सच्चा चित्रण होता है। इसमें लेखक स्वयं के जीवन की स्मृतियों को प्रस्तुत करता है जो आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान तथा आत्मन्याय के आधार पर होती हैं। इसलिए आत्मकथा को हम संपूर्ण व्यक्तित्व के उद्घाटन की विधा के रूप में भी स्वीकार करते हैं। आत्मकथा लेखन में लेखक के द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करते हुए उसको सच माना जाता है, क्योंकि उसके लिए लेखक स्वयं साक्षी एवं जिम्मेदार होता है।
आत्मकथा लेखन आत्मकथाकार के जीवन की व्यक्तित्व उद्घाटन, ऐतिहासिक तत्वों की प्रामाणिकता तथा उद्देश्य के कारण महान होता है। आत्मकथा का उद्देश्य लेखक द्वारा स्वयं का आत्मनिर्माण करना, आत्म परीक्षण करना तथा उसके साथ साथ अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करना होता है। आत्मकथा लेखक इसके द्वारा आत्मांकन, आत्म परिष्कार तथा आत्मोन्नति भी करना चाहता है। इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिलता है। इससे अन्य पाठक भी कुछ प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। तो आत्मकथा मूलतः व्यक्ति अपना आत्मकथात्मक परिचय प्रस्तुत करने के साथ साथ अपना परिष्कार तो करता ही है, अपनी उन्नति तो करता ही है, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी प्रेरणा देने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं आत्मकथा की विशेषताएं क्या क्या है। आत्मविश्लेषण, पहली विशेषता। आत्मकथा में लेखक खुद का विश्लेषण करता है, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का विश्लेषण करता है। इसमें लेखक उन तथ्यों को भी उजागर करता है जिससे उसके जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आत्मकथा लेखन को काफ़ी हिम्मत का काम माना जाता है, क्योंकि अपने बारे में सच बताने की हिम्मत अक्सर लोगों को नहीं होती है। आप किसी खास मित्र को, अपने किसी खास परिचित को तो बता सकते हो अपने दुख के पलों को या अपने दोषों को, अपनी नकारात्मकता को, लेकिन आप आम जन के समक्ष इतनी सत्यता से, इतनी बेबाकी से आप कुछ कहो तो ये बड़ी चुनौती है। इसमें लेखक उन तथ्यों को भी उजागर करता है जिससे उसके जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आत्मकथा लेखन को काफ़ी हिम्मत का काम माना जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति में इतना साहस नहीं होता कि वह अपनी कमजोरियों को समाज के सामने रख सके। शायद इसीलिए हिंदी में आत्मकथा लेखन का उद्भव काफ़ी बाद में हुआ। नई विधा के रूप में है, तो पहले लोगों में इतनी क्षमता नहीं थी कि इस विधा को लेकर के कुछ काम करें, या कहने का मतलब अपनी बात को इतनी ईमानदारी से स्पष्ट कह सकें। आत्मालोचन। आत्मलोचन आत्मकथा की काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। आत्मकथा लेखक खुद को काफ़ी करीब से देखता है तथा अपने सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं का काफ़ी निकटता से अवलोकन करता है। जिन घटनाओं ने उसके जीवन को प्रभावित किया या उसके जीवन के विकास में योगदान दिया, उन्हें उद्घाटित करता है। लेखक का समाज से परिचय, आत्मकथा में लेखक का समाज से परिचय भी होता है। समाज लेखक की आत्मकथा को पढ़कर उसके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इससे समाज का लेखक के जीवन की उन घटनाओं और तथ्यों से परिचय होता है जिससे समाज आज तक अनभिज्ञ था। आत्मकथा से ही पता लगता है व्यक्ति इसके अलावा भी क्या था जिसको हम सिर्फ देख रहे थे सामने। क्योंकि अक्सर हम ऑफिस में, महाविद्यालयों में या विभागों में देखते हैं जो व्यक्ति आता है वो एकदम तरीके से, सलीके से बात करता है, घर से अपने तैयार होके आता है। उस चार दीवारी, उस ऑफिस, उस विभाग, उस महाविद्यालय के बाहर उसका जीवन क्या है, लोगों से, अपने परिवार से उसका व्यवहार कैसा है, वह समाज में क्या अपना प्रभाव छोड़ता है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें जब अवलोकित होती है तब व्यक्ति का सही परिचय मिलता है और एक आत्मकथाकार अपने उस जीवन से भी परिचय करवाता है जिसके आम लोग रूबरू नहीं होते हैं, आम लोग अनभिज्ञ होते हैं, जिसके बारे में नहीं जानते हैं। यही उसकी विशेषता होती है। इसमें बहुत बार वो बातें सामने आती हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता। इन बातों का परिचय आत्मकथा से ही होता है। आत्मकथाएं बहुत बार समाज को प्रेरणा प्रदान करने का काम भी करती हैं। समाज जब उन महान व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ता है जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया या जिन्होंने तमाम संघर्षों के बाद अपने जीवन में सफलता पाई, इस प्रकार की आत्मकथाओं से समाज को प्रेरणा मिलती है जो भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करती है। आत्मकथा का यह महत्वपूर्ण पक्ष है। दरअसल आत्मकथा बहुत प्रभावित करती है। आप किसी की आत्मकथा पढ़ें और आप उसके संघर्ष को पढ़ें, आप उसके जीवन के उतार चढ़ाव, सकारात्मक नकारात्मक सभी पक्षों को पढ़ें, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं कि व्यक्ति के सामने समस्याएं तो आती हैं, लेकिन अगर वो हौसला रखे, हिम्मत रखे और ईमानदारी से काम करे तो उन समस्याओं का समाधान कर सकता है। जैसे
गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, आप उसको पढ़िए, जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी आत्मकथा है। बहुत चीज़ें उन्होंने ईमानदारी से लिखी हैं, ऐसा मैं प्रमाणित रूप से नहीं कह रहा, लेकिन लोगों ने कहा है। चूँकि न मैंने गांधी को देखा है, ना आपने देखा है, तो उनका जीवन कितना सत्य था ये कह नहीं सकते, लेकिन उसको पढ़ने के बाद सत्यता स्पष्ट होती है। उन्होंने अपने जीवन के उन अंतरंग प्रेम प्रसंगों को भी लिखा है जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते थे। और उन्होंने कहा है कि मैं जीवन में क्या क्या सोचता था, क्या करता था, वो सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब मैं ऐसा सोचता था तो मेरी इतनी समझ थी। मैं चाहता हूँ कि लोग इसे पढ़ें, जानें, और वो ऐसा न करें। तो ये एक प्रेरणा का काम करती है बड़ा। अगली विशेषता है घटनाओं का विवरण। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन में घटित घटनाओं का विवरण भी प्रस्तुत करता है। उसके साथ जो घटनाएं होती हैं, लेखक अपनी आत्मकथा में उसका सिलसिलेवार विवरण देता है। आत्मकथा उसके जीवन की घटनाओं को बयां करती है। वास्तविक जीवन से परिचय, ये आत्मकथा का महत्वपूर्ण बिंदु है। आत्मकथा लेखक के जीवन से वास्तविक परिचय कराती है, क्योंकि उसमें उन बातों का भी विवरण होता है जिन बातों से पाठक वर्ग अनभिज्ञ होता है, क्योंकि हर आदमी के जीवन में वे बातें होती हैं जो बस उसी से संबंधित होती हैं। उन बातों को लेखक अपनी आत्मकथा में उकेरता है, इसलिए आत्मकथा पाठक वर्ग को लेखक के वास्तविक जीवन से परिचय कराती है। तो ये आत्मकथा की विशेषताएं हुई। अब बात करते हैं आत्मकथा के तत्वों को लेकर के। किसी भी विधा को समझने के लिए उसके तत्वों को समझना आवश्यक है, जिसके आधार पर हम उसको अन्य विधाओं से अलग कर सकें। आत्मकथा की परिभाषाओं से उसकी विधा का पता चलता है, पर इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम आत्मकथा के तत्वों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने आत्मकथा के अनेक तत्व बतलाए हैं, लेकिन मुख्य तत्व ये हैं: वर्ण्य विषय, चरित्र चित्रण, देश काल, उद्देश्य, भाषा शैली। पहले वर्ण्य विषय बात करते हैं। आत्मकथा में इस तत्व को प्रमुख रूप से स्वीकार किया गया है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और विषयों का वर्णन करता है। लेखक द्वारा आत्मकथा में वर्णित विषय में सत्यता का होना जरूरी है। आत्मकथा लेखक का वर्ण्य विषय काल्पनिक नहीं वरन यथार्थ पर आधारित होना चाहिए। आत्मकथा लेखक अपने जीवन की घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी वर्णन करता है। आत्मकथा लेखक को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आत्मकथा में अनावश्यक आत्मविस्तार तथा शील संकोच न आने पाए। अतः आत्मकथा के वर्ण्य विषय में सच्चाई और ईमानदारी का होना आवश्यक है। अन्य महत्वपूर्ण गुण जो कि वर्ण्य विषय को रोचक बनाता है वह है संक्षिप्तता। आवश्यकता से अधिक विस्तार विषय को नीरस बना देता है। अतः आत्मकथा में रोचकता, स्पष्टवादिता, यथार्थता, सत्यता, स्वाभाविकता एवं संक्षिप्तता होनी चाहिए, जिससे आत्मकथा श्रेष्ठ होती है। दरअसल वर्ण्य विषय से तात्पर्य है कि जिसका वर्णन कर रहे हो वो विषय, और ये जो तत्व हैं ये इसलिए काम आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप भी आत्मकथा लिखना चाहते हो, कोई बुरी बात नहीं है। और आत्मकथा की सबसे बड़ी बात यह है कि अभी से जो डायरियाँ लिखते हैं अक्सर लिखनी चाहिए, प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में डायरी लिखनी चाहिए। और क्योंकि हर चीज़ आपको, छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं है, और हम ये भी नहीं करें कि आत्मकथाओं में हर छोटी चीज़ आनी भी चाहिए। आत्मकथा में वो प्रेरक प्रसंग, वो प्रभावी प्रसंग, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, आने चाहिए जिससे कि लेखक का वैचारिक बदलाव होता है, जिससे कि समाज में कुछ इस तरह का संदेश जाता है कि निश्चित रूप से वह प्रभावी है, वह समाज के लिए हितकर है। तो यदि आप आत्मकथा लिखना चाहते हो तो डायरी लिखें, और दूसरी बात अभी से लिखें, और तीसरी बात कि उन चित्रणों का, उन विषयों का वर्णन जरूर करें जो आपको इस तरह से सकारात्मक नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसलिए तत्वों की आवश्यकता है। अगला है चरित्र चित्रण। आत्मकथा साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है चरित्र चित्रण। इसका संबंध पात्रों से होता है। आत्मकथा लेखन में आत्मकथाकार ही खुद प्रमुख पात्र होता है। अतः आत्मकथा लेखक खुद के चरित्र के सभी पक्षों का विश्लेषण भी आत्मकथा में करता है। आत्मकथाकार के लिए नितांत आवश्यक है कि वे निष्पक्ष एवं निर्दोष भाव से आत्मविवेचन करे। स्पष्ट है कि आत्मकथाकार को गुण दोषों का विवेचन सत्यता के धरातल पर करना चाहिए। उसके आत्म प्रकाशन में किसी तरह का मोह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये छुपा लूँ और ये बता दूँ, नहीं, ऐसा मोह नहीं हो। जो है वो है, यथार्थ होना चाहिए।
इस तरह की आत्मकथा ही सच्ची आत्मकथा है। प्राय आत्मकथाकार अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए उन व्यक्तियों का भी वर्णन करता है जिनका उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा अथवा जिन व्यक्तियों से उसका संबंध रहा है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में अपने पिताजी के स्वभाव का भी वर्णन किया है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को 3-4 भागों में लिखा है। बहुत प्रभावित उनकी आत्मकथा रही है। उनके संबंध में कहा है, मेरे पिता की अपने लड़कों के बारे में कोई महत्वाकांक्षा न थी। मेरे मैट्रिकुलेशन में फेल होने के बाद अगर उनकी चलती तो मुझे नौकरी करने को बाध्य कर देते। ये आम भारतीय पिताओं की मानसिकता है कि जैसे ही आप पढ़ें और पढ़ करके नौकरी प्राप्त कर लें, ये एक सोच है। मतलब आप उससे अलग कुछ करना चाहते हो, ये विचार नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं हैं। हालांकि अब थोड़ी सी स्थितियां बदली, लेकिन पूर्णतः नहीं बदली है। स्पष्ट है कि लेखक प्रसंगानुसार उन सभी लोगों का वर्णन करता है जिनका उससे संबंध रहा है, जिससे उसके खुद के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है। देश काल अगला तत्व। आत्मकथा में सजीवता लाने के लिए इसमें देश काल का होना आवश्यक माना गया है। देश काल का असर प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इससे उसकी उन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक प्रभाव क्षेत्र का पता चलता है जिससे वह आता है। वह कहाँ से आ रहा है, किस तरह की उसकी भाषा है, कैसा व्यवहार है, तो उस सब के बारे में इनसे पता लगता है। इस प्रकार गौण रूप में तत्कालीन परिस्थितियों का भी पता चल जाता है आत्मकथा के माध्यम से कि उस समय हरिवंश राय बच्चन जी के समय में क्या सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक परिस्थितियां थीं। उनकी आत्मकथा को पढ़ के ज्ञान हो सकता है। भाषा शैली। आत्मकथा में भाषा शैली का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। संप्रेषणीयता के लिए भाषा शैली का अच्छा होना बहुत जरूरी। संप्रेषणीयता मतलब आप कुछ जो कहें वो लिखें तो वो ऐसा कहें या ऐसा लिखें कि आगे वाला वह समझ भी सके और उससे प्रभावित भी हो सके। तो ये भाषा ऐसी आप प्रयुक्त करें, ऐसी भाषा का आप चुनाव करें जिससे कि वो सामने वाले को अच्छी लगे, प्रांजल हो, प्रभामयी हो। जैसे कि पानी अगर रुक जाए तो वो गंदला हो जाता है, मैला हो जाता है, खराब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन वो बहता है तो निर्मल रहता है और दूसरा सुंदर भी लगता है। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए, भाषा में रुकावट न हो, पढ़ते हुए पाठक एक धारा प्रवाह में उसको पढ़ जाए, अच्छी लगे उसको। शैली अनुभूत विषय वस्तु को सजाने के उन तरीकों का नाम है जो विषय वस्तु की अभिव्यक्ति को सुंदर एवं प्रभावपूर्ण बनाती है। भाषा को सुंदर बनाने का काम शैली का है। इसमें असामान्य अधिकार के अभाव में लेखक की सफलता संभव नहीं। आत्मकथा की शैली में प्रभावोत्पादकता का होना अति आवश्यक है। इसी के कारण आत्मकथा पाठक के मन में अपना प्रभाव डाल पाती है। इसलिए लेखक को निसंकोच अपने जीवन का वर्णन करना चाहिए जिसका पाठक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेखक को जीवन के उन उत्थान, पतन तथा गुण दोषों का विवेचन इस प्रकार करना चाहिए कि वे पाठक को रुचिकर लगे। लेखक को अपने समस्त जीवन का वर्णन इस प्रकार करना चाहिए जिससे अनावश्यक विस्तार भी न हो और साथ ही गठित भी हो। अर्थात दोनों तरह की बात करनी है। वीणा के तार न अधिक ढीले छोड़ने हैं न अधिक कसने हैं, क्योंकि झंकृत, मधुर झंकृत तभी होगा जब सही अनुपात में वो कसे जाएंगे। तो इसी तरह से आत्मकथा सही अनुपात में लिखी जानी चाहिए। क्रमानुसार वर्णन अधिक रोचक होता है। आत्मकथाएं विभिन्न शैलियों में लिखी जाती हैं, जैसे कि आत्मनिवेदनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक तथा हास्य प्रधान आदि। अतः कहा जा सकता है कि आत्मकथा में प्रभावोत्पादकता, लाघवता, निसंकोच, आत्मविश्लेषण, सुसंगठितता तथा स्पष्टता आदि गुणों का होना आवश्यक है, होना चाहिए। आत्मकथा में जहाँ तक भाषा की बात है, भाषा भावाभिव्यक्ति का साधन होती है, अपने भाव प्रकट करने का एक माध्यम है भाषा। आत्मकथा में भाषा को भावानुकूल और विषयानुकूल होना चाहिए, अर्थात जिस भाव और जिस विषय के बारे में आप लिख रहे हैं भाषा वैसी हो। जैसे उदाहरण के लिए आप बात कर रहे हैं प्रेम प्रसंग की और आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें रूढ़, क्रूरता वाली, तो ये अनुचित प्रयोग है। तो भाषा विषय के अनुकूल होनी चाहिए। लेखक की भाषा को शुद्ध, स्पष्ट, परिष्कृत और परिमार्जित होना चाहिए जिससे वह पाठक को प्रभावित कर सकता है। भाषा को श्रेष्ठ बनाने के लिए शब्दों का चयन विषय एवं भावों के अनुकूल होना चाहिए तथा भाषा का प्रयोग पात्रों एवं परिवेश के अनुरूप होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हिंदी कुछ प्रमुख आत्मकथाएं।
हिंदी की कुछ आत्मकथाएं, मौलिक आत्मकथाएं, उनके आत्मकथाकार कौन कौन से हैं। अर्धकथानक 1641 में लिखी गई, बनारसीदास जैन की है। बनारसीदास चतुर्वेदी भी इसको कहा जाता है, बनारसीदास जैन की है। दरअसल ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। स्वरचित आत्मचरित, ये दयानंद सरस्वती की है। मुझमें देव जीवन का विकास, सत्यानंद अग्निहोत्री। मेरे जीवन के अनुभव, संत राय। फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष, तोताराम सनाडे। मेरा संक्षिप्त जीवन चरित्र, मेरा लिखित, राधाचरण गोस्वामी। आप बीती काले पानी के कारावास की कहानी, भाई परमानंद। कल्याण मार्ग का पथिक, स्वामी श्रद्धानंद। आप बीती, लज्जाराम शर्मा मेहता। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, रामविलास शुक्ल। प्रवासी की आत्मकथा, भवानी दयाल सन्यासी। मेरी असफलताएं, गुलाब राय। मेरी आत्मकहानी, श्याम सुंदर दास। पत्रकार की आत्मकथा, मूलचंद अग्रवाल। आत्मकथा, महात्मा नारायण स्वामी। मेरी जीवन यात्रा, भाग 1 1944 और भाग 2 1949, भाग 3, 4, 5, 5-6 भागों में आई, राहुल सांस्कृत्यायन की। आत्मकथा, लाला लाजपत राय। अपनों की खोज में, या बुक सेलर की डायरी, रामकुमार विद्यार्थी रावी। मेरी जीवन कहानी, गणेश नारायण सोमानी। मेरा जीवन प्रभा, वियोगी हरि। मेरी जीवन गाथा, छुल्लुक गणेश प्रसाद वर्ण। उलझी स्मृतियाँ, विनोद शंकर व्यास। स्वतंत्रता की खोज में, सत्यदेव परिव्राजक। जीवन चक्र, गंगा प्रसाद उपाध्याय। क्रांतिकारी की आत्मकथा, मनमथ नाथ गुप्त। अज्ञात जीवन, अजीत प्रसाद जैन परिव्राजक की प्रजा, शांति प्रिय द्विवेदी। सिंहावलोकन, भाग 1, 2 और 3, यशपाल। चांद सूरज के वीरन, देवेंद्र सत्यार्थी। साहित्यिक जीवन के अनुभव, किशोरीदास वाजपेयी। मुदर्रिस की राम कहानी, कालिदास कपूर। मेरी जीवन कहानी, रमा देवी मुरारका। समय का फेर, LP नागर। मेरी जीवन यात्रा, जानकी देवी बजाज। आत्मकथा, अब बीती जगबीती, नरदेव शास्त्री। मेरा नाटक काल, राधेश्याम कथावाचक। मेरी अपनी कथा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। आत्म परीक्षण, भाग 1, 2, 3, सेठ गोविंदास। आत्मकथा, राम प्रसाद बिस्मिल। बचपन के 2 दिन, यौवन के द्वार पर, डॉक्टर देवराज की आत्मकथा। 60 वर्ष एक रेखांकन, सुमित्रानंदन पंत की। अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा। मेरी आत्मकहानी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। क्रांति पथ का पथिक, पृथ्वी सिंह आजाद। जीवन के 4 अध्याय, भुवनेश्वर माघव। आत्मकथा और संस्मरण, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं, उनकी आत्मकथाएं हैं। अपनी कहानी, वृंदावन लाल वर्मा। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, हीरालाल शास्त्री। सेवा सृजन और संघर्ष, व्यवहार, राजेंद्र सिंह। भूली बातें याद करूं, राधाकृष्ण बिरला। विदा बंधु विदा, प्रणव कुमार बंदोपाध्याय। एक आत्मकथा, अरुणयन। पोद्दार रामावतार अरुण। मेरी फिल्मी आत्मकथा, बलराज साहनी पुरानी फिल्मों के एक बड़े अच्छे अदाकार रहे। अब कुछ महिला लेखिकाओं के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हिंदी की। दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का 2 आत्मकथाएं इन्होंने, मतलब 2 पुस्तकें लिखी प्रतिभा अग्रवाल ने। जो कहा नहीं गया, कुसुम अंसल। लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री। बूंद बावड़ी, पद्मा सचदेव। कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुंझुनवाला। कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया। मैत्री पुष्पा की आत्मकथाएं हैं। हादसे, रमणिका गुप्ता की आत्मकथा। एक कहानी, यह भी, मनु भंडारी की। अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान की आत्मकथा है, जो काफ़ी चर्चित आत्मकथा रही है। पिंजड़े की मैना, चंद्र किरण सोनरेखा की आत्मकथाएं हैं। दलित लेखन धारा की कुछ आत्मकथाएं, प्रमुख आत्मकथाएं। अपने अपने पिंजरे,
भाग 1 और भाग 2 मोहनदास नेमिष राय की जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो काफ़ी चर्चित दलित आत्मकथाओं में रही है और लगभग पहली आत्मकथा भी मानी जाती है। तिरस्कृत और संतप्त सूरजपाल चौहान की आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर, शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा, मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा, शिकंजे का दर्द सुशीला टागभोरे की आत्मकथा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का वीडियो आत्मकथा को लेकर के। इस वीडियो में हमने आत्मकथा का अर्थ, परिभाषा, उसके तत्व, इन सब के बारे में चर्चा की और हिंदी की कुछ प्रमुख आत्मकथाओं के बारे में आपको बताया। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ऐसी हमें आशा है, और यदि आपको वास्तव में अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं आत्मकथा को लेकर या अन्य किसी टॉपिक को लेकर के, हम उसका निराकरण करेंगे। और अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़रूर साझा करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप अच्छे से देख सकें, तुरंत आपको सूचना मिल सके। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हम बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप घर पर रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, स्वयं सुरक्षित रहें और देश को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। शुक्रिया।